नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत गंभीर है, तकलीफ़ देने वाला है और दुर्भाग्यपूर्ण है। गंभीर इसलिए है क्योंकि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है या जो बच्चे हैं, जो उम्र के इस दौर में पहुंच गए हैं कि उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, अपना भविष्य बनाना है, परिवार की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और तकलीफ़ दे इसलिए है क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि एक साधारण परिवार के जो लोग होते हैं या एक साधारण फैमिली जो होती है, माँ बाप क्या नहीं करते अपने बच्चों को सेटल करने के लिए कि बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं, मेहनत करें। माने अपना पेट काट के माँ बाप बच्चे में अपना निवेश करते हैं, माने अपनी इच्छाओं का तो निवेश करते ही हैं, माने भौतिक रूप से भी क्या नहीं करते हैं माँ बाप, ज़मीन बेच देते हैं लोग। और मतलब कितनी मेहनत करते हैं माँ बाप कि उनका बच्चा कुछ बन जाए, उसका जो वो नहीं कर सके उनका बच्चा करे। तो उनके रोजी रोटी का सवाल है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, माने वो एक है ना कि करे कोई भरे कोई, माने कुछ लोग जो है गलत काम करते हैं लेकिन उसकी जो सज़ा है वो तमाम लोगों को भुगतनी पड़ती है और एक किस्म के फ्रस्ट्रेशन में जाना पड़ता है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, मगर कुछ लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं जिसकी वजह से उनको भी सफ़र करना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश का ये जो पटवारी भर्ती तथाकथित घोटाला है, क्योंकि जो उसमें प्राथमिक रूप से सबसे पहले जो साक्ष्य आए हैं या जो जिन बिंदुओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो उसको एक बड़ा घोटाला बनाते हैं और एक सवाल खड़ा करते हैं। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो इस वजह से मतलब क्योंकि लाखों परिवारों का मामला है, लाखों परिवारों का मामला है और नौजवानों का मामला है, मगर आगे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। उससे पहले ये आपको बताते हैं कि बेरोजगारी की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। माने बरसों हो गए जबकि भर्तियां नहीं निकली हैं। अभी जो पिछला बजट सेशन था विधानसभा का मार्च 2023 में, माने अभी 3 महीने हुए हैं, उसमें सरकार ने जानकारी दी है विधानसभा में बजट सेशन के दौरान। वो जानकारी क्या दी है मैं आपको बताता हूँ। जानकारी ये दी है कि जनशक्ति नियोजन मंत्री हैं, मैन पावर प्लानिंग मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया, जो माने ग्वालियर चंबल की जो टेरिटरी है उसी को बिलोंग करती हैं, वहीं से जनप्रतिनिधि हैं और मंत्री हैं। सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं। तो मंत्री महोदया ने विधानसभा में ये जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश में जो रोजगार के दफ्तर खुले हुए हैं हर ज़िले में, उनमें पंजीयन होता है, बेरोजगार लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने, ताकि सरकार की जो भर्तियां निकलें, नौकरियां निकलें, उसमें उनको प्राथमिकता दी जाए या उनको कॉल किया जाए उनकी योग्यता के हिसाब से। तो मंत्री जी ने ये बताया, माने सरकार ने बताया विधानसभा में कि राज्य में 37,80,679 शिक्षित माने जो पढ़े लिखे हैं और 1,12,470 अशिक्षित आवेदकों ने सरकारी रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करवाया है। माने इतने पंजीकृत हैं बेरोजगार, शिक्षित और अशिक्षित मिला के लगभग 38 लाख। और उन्होंने आगे क्या बताया? उन्होंने आगे बताया है कि हर माह लगभग 1.25 लाख
हर महीने कितने 1.25 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। 1 अप्रैल उन्हीं के अनुसार 1 अप्रैल 2022 को रोजगार कार्यालयों में 25,81,708 बेरोजगार पंजीकृत थे और 1 जनवरी 2023 को बढ़कर इनकी संख्या हो गई 38,92,949। ये मंत्री जी बता रही हैं, सरकार बता रही है विधानसभा में। मतलब 10 माह में, अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 10 महीने हुए। 10 महीने में कितनी संख्या बढ़ गई? 10 महीने में बढ़ गई 13,11,000 बेरोजगार बढ़ गए। तो 13 लाख 10 महीने में बढ़ गए, 1 महीने में बढ़ गए 1,30,000। अब आप 30 दिन से अगर डिवाइड कर दें तो ये सरकार का ही आंकड़ा है कि राज्य में, मध्य प्रदेश में प्रतिदिन रोजाना 4,000 बेरोजगार बढ़ रहे हैं। माने ये संख्या तो वो है जो सरकार के रोजगार दफ्तर हैं वहाँ अपना पंजीयन करा रहे हैं या कराते हैं। हो सकता है कि इतनी संख्या उन लोगों की हो जो पंजीयन नहीं कराते हैं, अशिक्षित भी और शिक्षित भी, तो खैर उनकी बात ही नहीं करते। तो आपको ये आंकड़ा इसलिए बताया है क्योंकि बेरोजगारी की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है ये आप सरकार के हवाले से ही जान सकें। हालत क्या है हमको सबको मालूम है कि देश में, भारत में युवाओं की जो तादाद है वो दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा है और देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है ये भी सबको ज्ञात है। तो अब माने मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, वो 17 साल के मुख्यमंत्री हैं, 4 टर्म के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो माने फोकस पूरा उन्हीं पर है। अब ये जो घोटाला हो गया तो इसके बाद जो सरकार है उनकी, क्योंकि चुनाव में अब 3 महीने का वक्त बचा है लगभग, तो सरकार जो है चुनाव में जाने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनाव में जाने वाले हैं। तो चुनाव के ऐन मौके पर, मतलब जब पूरी सरकार जो है उस शिवराज सिंह चौहान पूरा अपना तामझाम जमाने में लगे हैं, मतलब लाडली बहना से लेके तमाम स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं वो, और उसी मुहाने पे एकदम इलेक्शन के ये जो पटवारी भर्ती घोटाला हो गया। माने वो जो आदिवासी पे सीधी में वो पेशाब करते हुए वो जो एक कांड हुआ वो तो पता ही है आपको। एक दूसरा ये और हो गया, माने 1 हफ्ते में 10 दिन में दूसरा मामला है। तो खैर विषय अलग है वो। तो ये बेरोजगारी की इस स्थिति में जब मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि भाई हम 1 लाख भर्तियां निकालेंगे, अब उसी 1 लाख की जो उनकी घोषणा है उसके तारतम्य में ये पटवारियों की भर्ती निकली थी मार्च 2023 से, 15 मार्च 2023 से और अप्रैल के बीच परीक्षाएं हुई थी। और परीक्षाएं हुई थी समूह 2, समूह 4 एवं पटवारी के पदों की ये परीक्षाएं हुई, संयुक्त परीक्षा थी। करीब 12,80,000 प्रवेश पत्र जारी किए गए थे इस परीक्षा के लिए पटवारी, और 9,78,270 अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हुए थे परीक्षा में। इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थी शामिल हुए, 9,000 बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ। मतलब आपको सबको मालूम है कि पटवारी की जो परीक्षा है या पटवारी का जो पद है वो चतुर्थ श्रेणी का परीक्षा है। मगर बेरोजगारी का आलम देखिए आप कि मतलब लगभग 10 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं और 9,000 बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो रहा है। माने 100 में लगभग समझिए आप कि 9 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो रिजल्ट जारी होने के बाद जब ये जो मतलब घोटाला जो व्यक्त किया गया, ये बताया गया कि ये घोटाला है, व्यापम घोटाला तो मशहूर है ही है, वो ख्याति अलग है। तो ये जो घोटाला जो कहा गया इसको वो इसलिए कहा गया क्योंकि ग्वालियर का जो केंद्र है, एक माने कॉलेज है वो NRI कॉलेज, वो बीजेपी MLA संजीव सिंह कुशवाहा जो भिंड के हैं उनका कॉलेज है। वो ग्वालियर में कॉलेज है
उसके मालिक जो है करता धरता वो बीजेपी एमएलए संजीव सिंह कुशवाहा वो हैं उसके। तो वहाँ के लगभग 114 बच्चे सेलेक्ट हुए उस केंद्र के, लेकिन जो टॉप 10 की लिस्ट जारी की गई उसमें 7 बच्चे उस केंद्र से परीक्षा देने, उस केंद्र के थे, माने ऑनलाइन हुई थी परीक्षा। तो जब उस टॉप 10 की लिस्ट आई और 7 एक ही केंद्र के पाए गए और वो ये आया पब्लिक डोमेन में कि साहब ये जो है बीजेपी एमएलए संजीव सिंह कुशवाहा का सेंटर है और यहाँ पहले भी परीक्षाएं होती रही हैं और इस तरह के मामले पहले भी होते रहे। तो जब ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आ गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बड़े शहर हैं, इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, यहाँ और भी रीवा है, डिविजनल प्लेसेस हैं, वहाँ कोचिंग क्लासेस चलती हैं। तो कोचिंग क्लासेस में बच्चे इन परीक्षाओं की, चाहे वो अब जैसे एसआई की भर्ती होने वाली है, उसकी भर्ती निकलेगी, अब अगली परीक्षा पुलिस एसआई की है, तो ये तमाम कोचिंग चल रही हैं, वो इन परीक्षाओं पे नज़र रखते हैं कोचिंग के लोग। जाहिर है कि ये जो पूरा मामला आया या इसका खुलासा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं इन कोचिंग चलाने वालों की भूमिका है। तो ये जब पब्लिक डोमेन में आ गया तो दिख रहा है उन्होंने, कोचिंग क्लासेस वालों ने तमाम तथ्य दिए हैं, वो अभी भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे जो है, माने एक ही केंद्र के और एक ही रीजन के, माने वो जो एनआरआई कॉलेज है वहाँ जो परीक्षार्थी या अभ्यर्थी बैठे हैं उस केंद्र पर, वो उसी आसपास के इलाके के हैं। वरना आमतौर पे जो अभी परीक्षाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, बालाघाट का आदमी को ग्वालियर का सेंटर दिया जाता है और वो श्योपुर के आदमी को इंदौर का सेंटर दिया जाता है। लेकिन ये जो बच्चे आए हैं जिन्होंने टॉप किया है वो आसपास के इलाकों के ही हैं। तो जो कर्मचारी चयन मंडल है उसने जो प्रश्नावली दी थी या जो प्रश्न दिए थे उसमें उसने जो गलतियां की, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो वो, उस पर भी आपत्ति की जा रही है नॉर्मलाइजेशन पे कि भाई वो ठीक नहीं हुआ। तो लेकिन जो सवाल गलत खुद कर्मचारी चयन मंडल ने दे दिए थे उसको भी और उत्तर दिया उसका। जैसे उदाहरण के लिए एक सवाल पूछा था कि नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आंसर शीट में सही उत्तर बताया गया था कि भोपाल है, जबकि सबको मालूम है कि अनूपपुर है, अनूपपुर में अमरकंटक। मगर वो जो टॉप किया है जिन्होंने, उन्होंने भी वो जो कर्मचारी चयन मंडल की जो आंसर शीट है उसके मुताबिक भोपाल ही निशान लगाया है। मतलब ये है। तो घोटाला हुआ है, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर वाले अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं उस पर ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहाँ क्या गलती हुई है, उत्तर में क्या लिख के आए हैं वो टॉप करने वाले बच्चे, और उसका सही उत्तर क्या है। और मतलब 30-30, 25-25 नंबर के सवाल गलत करके आए हैं, इसके बावजूद उनके 175-180 मार्क्स आ गए हैं। तो उस पर वो सवाल किया जा रहा है। एक प्रकार से ये जो घोटाला है, ये कोचिंग जो चलाने वाले लोग हैं, ये कोचिंग संचालक हैं, ये उन्होंने ही इसको उजागर किया है। जो दिखता है, जो समझ में आता है, वो इसलिए क्योंकि वो ये सब बता रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनकी रिस्पांस शीट्स का पूरा हवाला दे रहे हैं और किस सवाल को गलत किया है और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कौन कौन से सवाल गलत कर दिए गए, निकाल दिए गए, वो सब उसका विस्तार से बता रहे हैं कोचिंग चलाने वाले संचालक। तो उन्होंने ये ऐसा क्यों किया या उनकी दिलचस्पी क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि अगर उनकी कोचिंग में पढ़ने वाले अभ्यर्थी या बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे और टॉप नहीं करेंगे तो फिर उनके आएगा कौन पढ़ने। अगर बच्चों का सिलेक्शन घोटालों के जरिए ही होगा तो फिर कोचिंग जाएगा कौन। फिर तो आदमी जो है 15 लाख की, 10 लाख की या जो बाज़ार का दाम चल रहा है वो उस हिसाब से अपना इकट्ठा करने में लगेगा। और बाकायदा भाई जब मंडी लगी हुई है तो वो तो फिर मुद्राएं इकट्ठा करने में अपनी ऊर्जा खर्च करेगा ना। आमतौर पे मनुष्य तो क्यों तैयारी करेगा और बारिश में, गर्मी में, धूप में
हैं पिताजी जो है खेत में लगे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मगर उसको बच्चे को भेज रहे हैं। वो बच्चा जो है इंदौर में पढ़ रहा है, भोपाल में पढ़ रहा है, ग्वालियर में पढ़ रहा है। 3-3 4-4 बच्चे एक कमरे में रह रहे हैं, पीजी का किराया दे रहे हैं, टिफ़िन लगा रखा है, खाना खा रहे हैं। एक बच्चे पे 5 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम खर्च हो रहा है माँ बाप का। उधर माँ बाप बेचारे अपने घर पे अलग परेशान है, इधर बच्चा जो है संघर्ष कर रहा है। माँ बाप इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि पता नहीं बच्चे का क्या होगा। बच्चा मेहनत तो कर रहा है, बेचारा लगा हुआ है, उसको बच्चे को देख करके, उसकी मेहनत देख करके माँ बाप भी भिड़े रहते हैं और भगवान से, अपने आराध्य से ये मनाते रहते हैं कि बच्चा उनका सेटल हो जाए, किसी लायक बन जाए, तो उसकी शादी हो, उनका जो कुनबा है, जो उनका परिवार है, वो आगे बढ़े। क्योंकि सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जो जिनका काम है मतलब ये सारी चीज़ें देखना, उनके बच्चे तो पीजी में रहते नहीं है इस तरह से, ना उनको खेत में और जो मनरेगा में काम करना पड़ता है। उनका बच्चा जो है इस तरह से टहलता नहीं है, संघर्ष नहीं करता है। वो तो विदेश जाता है ना, तो विदेशों में पढ़ता है, तो उनकी जो तकलीफ़ है माँ बाप की, उसका कहाँ इलाज है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, भाई जाहिर है जब सवाल उठने लगे और अपेरेंटली ये दिख रहा है कि टॉप 10 में से 7 एक ही सेंटर के। अब वैसे आप देखो तो ये हो भी सकता है कि 10 के 10 हों। भैया कौन सी किताब में लिखा है कि जो है किसी सेंटर के जो है बच्चे जितने बैठ रहे हैं वो सब होशियार नहीं है, या प्रवीण नहीं है, मेरिट होल्डर नहीं है। बहुत हो सकता है होशियार हो, सारे बच्चे होशियार हो, तो गनीमत रही कि मतलब वो 3 रह गए दूसरे सेंटर के हैं। अगर 10 भी होते तो भाई कहाँ है ये बात कि नहीं साहब 1 के 10 नहीं आएंगे, लेकिन वो 10 में से 7 आ गए। और वो क्या क्या करके आए हैं वहाँ, वो रिस्पॉन्स शीट जो बता रहे हैं कोचिंग के संचालक, उसको देख लीजिए आप। तो मुख्यमंत्री ने जब, भाई कांग्रेस जो अपोजिशन में है और अपनी अगली सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, वो भी अभ्यर्थी की तरह भिड़ी पड़ी है उसको, तो उसने जब ये ले लिया मामला, तो मुख्यमंत्री को, क्योंकि लाखों परिवार से जुड़ा मामला है, मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी, वो नियुक्ति पे रोक लगानी पड़ी। हालांकि उन्होंने भी वो उस पर्टिकुलर केंद्र का, वो जो NRI कॉलेज है, उसके परीक्षण की बात की है, माने उसको एग्जामिन किया जाएगा। जो आरोप लग रहा है या जो शंका व्यक्त की जा रही है, उसका परीक्षण किया जाएगा। अभी कोई इंक्वायरी की, जांच की कोई घोषणा नहीं हुई है। नियुक्ति पर जरूर रोक लगा दी है। अब सरकार में क्या स्थिति है ये भी देखिए आप, कि मुख्यमंत्री जो है नियुक्तियों पर रोक लगा रहे हैं, परीक्षण की बात कर रहे हैं। उस केंद्र की, केवल एक केंद्र की, 100 के करीब केंद्र थे, एक केंद्र की के परीक्षण की बात कर रहे हैं। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, और मिश्रा भी देखिए आप ग्वालियर चंबल के ही हैं, तो मिश्रा जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस इसको जो है पॉलिटिसाइज कर रही है, इसका राजनीतिकरण कर रही है। कोई मतलब वो जो उन्होंने कहा है उससे ये जाहिर होता है कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, और वो जो है कांग्रेस के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। माने मुख्यमंत्री ने अगर रोक लगाई है तो मतलब उन्होंने ये इनडायरेक्टली, उनको लगा है ना ऐसा कि इसमें सचमुच कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने रोक लगा दी नियुक्तियों पर। और मिश्रा कह रहे हैं कि साहब हम तो, इसमें कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। कांग्रेस बरगला रही है, कांग्रेस उनको जो है डिप्रेशन में धकेल रही है, उन बच्चों को जो सिलेक्ट नहीं हुए। अब बताइए आप, माने जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो जो बता रहे, कोचिंग चलाने वाले संचालक जो बता रहे हैं जमाने भर को, वो रिस्पॉन्स शीट से लेके पूरी सारी जानकारी दे रहे हैं, उसको अगर आप देखिए तो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, जिन्होंने 3 साल से, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, किराए पे रह रहे हैं, बाहर शहर में साइड में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि साधारण परिवार के बच्चे हैं, चतुर्थ श्रेणी की नौकरी है, जो पद है चतुर्थ श्रेणी का है, कोई धन्ना सेठ नहीं आएगा वहाँ, बहुत ही मामूली परिवारों के बच्चे हैं वो। उनका जो बैकग्राउंड है वो आर्थिक रूप से ऐसा नहीं है। लाडली बहना जो स्कीम है आपकी, उससे अगर पैसा आप दे भी रहे हो, मान लो तो उसके बच्चे के परिवार में उसकी माँ को, बहन को मिल भी रहा है पैसा, तो भी क्या वो मतलब पैसे
उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या ये मतलब वो देख नहीं रही कि उसका भाई या उसका बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है 3 साल से 4 साल से, उसने दिन रात एक कर दी, और वो स्वयं कितना संघर्ष कर रहे हैं, मगर सिलेक्शन किसका हो रहा है? तो सरकार क्या है, इसमें फंस गई है। वो क्यों फंस गई है? क्योंकि जो 9000 बच्चे अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, ये बिल्कुल तय बात है कि 9000 के 9000 गलत सिलेक्ट नहीं हुए होंगे। कैसे हुए होंगे भाई? 9000 के 9000 थोड़ी गलत घोटाले में शामिल हैं। तो अब जो बेचारे ईमानदारी से मेहनत करके सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, तबीयत से संघर्ष किया है, अब वो सिलेक्ट हो गए, मगर वो चंद लोगों की वजह से जिनकी वजह से ये पूरा घोटाला बन गया एक, उनकी वजह से उनकी नियुक्ति पर भी रोक लग गई है। और वो जो 12 लाख जिन्होंने आवेदन किए थे और 10 लाख परीक्षा में बैठे, उसमें से 9,90,000 बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हुए, और 9,90,000 में आप अगर एक परिवार में 5 का गुणा करो तो कितने लोग हो गए? 45 से 50 लाख लोग हो गए जो सिलेक्ट नहीं हुए, जिनके नंबर जो है रह गए, उनकी जगह कोई और सिलेक्ट हो गया, जो घोटाले का जिसने लाभ उठा लिया, जो सिस्टम है उसको मौका मिल गया। तो अब मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी नियुक्तियों पे। तो वो जो बच्चे जो ईमानदारी से जिन्होंने पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन हासिल किया था, उनकी भी मतलब झमेले में उलझ गई है नियुक्ति। और वो जो ईमानदारी से मेहनत करके मार्क्स लेके आए थे और कुछ अंकों से रह गए, उन पे क्या बीत रही होगी, उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। तो सरकार जो है 2 मोर्चों पे फंस गई है। इधर सर पे चुनाव आ गया है, तो वो करे क्या? क्योंकि सालों में भर्ती निकली, वो भी पटवारी की, वो पीएससी की जो परीक्षाएं हो गई हैं बीते सालों में, उनके रिजल्ट रुके पड़े हैं, और कोई आरक्षण के मामले में उलझा पड़ा है, वो अलग है कहानी। ये तो सिर्फ पटवारी भर्ती का मामला है। पूरा समीकरण बिगड़ गया लोगों का। अब सरकार ने किया क्या है कि साहब व्यापम घोटाला हुआ, तो व्यापम का नाम बदल के कर दिया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, पीईबी। तो उन्होंने कहा साहब पीईबी भी मतलब, क्योंकि 2020 में जो है वो कृषि विस्तार अधिकारियों की जो परीक्षा हुई थी वो रद्द करनी पड़ी थी, यही घोटालों के कारण। उस पर बड़ा लंबा आंदोलन चला था, बच्चों ने किया था, तो पीईबी नाम कर दिया। अब पीईबी नहीं जमा, क्योंकि घोटाले अपनी जगह हैं, और इधर सरकार समझती है कि भाई नाम बदल देंगे तो ये हमारा दाग धुल जाएगा, जो ये हल्ला हो रहा है, ये शोर हो रहा है, ये कम हो जाएगा या ख़त्म ही हो जाएगा। तो नाम फिर बदल दिया, पीईबी की जगह कर दिया एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल। मगर वो जो पब्लिक है वो उसको व्यापम के नाम से ही जान रही है। बहरहाल बच्चे बहुत परेशान हैं, करता कोई है भरता कोई है। ये पटवारी भर्ती घोटाले में भी यही हो रहा है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 9000, उनमें से सब पूरे गलत नहीं है, उनमें से कई जेन्युइन हैं जिन्होंने वाकई जो है अंक हासिल किए हैं। लेकिन उनकी जिन्होंने गलत किया है, या जो गलत वो उस पर कॉकस में शामिल हो गए, जो घोटाले में माध्यम बन गए, उनकी वजह से उनको सफ़र करना पड़ रहा है। उधर जो वो 9,90,000 में से पता नहीं कितने बच्चे होनहार होंगे जो कुछ अंकों से छूट गए, वो अलग परेशान है। और सरकार जो है निर्णय नहीं ले पा रही है। मुख्यमंत्री भी पशोपेश में है कि इसका किया जाए, क्योंकि अगर नियुक्ति रोकते हैं या नियुक्तियों परीक्षा निरस्त करते हैं तो दिक्कत, और परीक्षा निरस्त नहीं करते हैं तो दिक्कत। मगर परीक्षा निरस्त करने से वो जो परीक्षार्थी ईमानदारी से सिलेक्ट हो गए उनको तकलीफ़ होगी, और नहीं करने से वो जो 9,90,000 रह गए अभ्यर्थी, उनको भारी कष्ट होगा, और उनके घर वालों को, उनके परिवारजनों को बहुत कष्ट होगा। और फिर वो एक मानस बनाएंगे, एक फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, निराशा के भाव में जाएंगे। दोस्तों, इस विषय पर आगे भी बात करेंगे, मगर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर ये बताएं
कि आपका इस बारे में क्या विचार है, क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं। और अंत में इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।